ले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7009475883 पर। आप देखिए कि किस तरह से ये राजेंद्र बाबू के जो स्मारक है, जो इनका मकान है, पैतृक मकान है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सरकार ने संजो करके रखा हुआ है। ये शीशे का कवर पहले नहीं हुआ करता था, हमें लगता है कि कुछ दिन पहले ही शायद इसे लगाया गया है। ये अच्छी एक पहल है, कम से कम हम अपनी विरासत को संभाल करके रखे हुए हैं। और ये भीतर जो एक चौकी है, बहुत पुरानी चौकी है, इसके बारे में बताएंगे महात्मा भाई कि ये इसी पे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए हुए थे और ये इसी मकान में ठहरे हुए थे और यहीं पे बहुत सारी बातें हुई थी देश को आज़ाद करवाने को लेकर के। तो महात्मा भाई बताएंगे। महात्मा भाई बताइए, ये चौकी का क्या रहस्य है? ये चौकी जो आज हम लोग विरासत में देख रहे हैं, इस पर क्या क्या हुआ था, कौन आए थे इस पे? देखिए, राजेंद्र बाबू को करीब से देखने के बाद जीती जागती जिसने मुझे इस मृतलोक में पैदा किया है, मेरी माँ ने, पिताजी ने, उनसे जानकारियाँ मिली। महात्मा गांधी जब यहाँ आए तो जीरादेवी स्टेशन से उतर के पैदल आए 3 किलोमीटर और यहाँ आए तो यहीं पर उन्होंने 3 दिन विश्राम किया और यहीं पर राजेंद्र बाबू ने उपवास किया। डॉक्टर महात्मा गांधी उपवास किए। ये तख्त वैसा है जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मोहनदास करमचंद गांधी से गांधी बनाने का प्रयास किया। ये कब की बात है? ये कब आए थे? 1927 में आए थे, 2 दिन ठहरे थे। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय, ब्रज किशोर बाबू, जय प्रभावती जी के पिता मौलाना मजलुल हक, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक, खान अब्दुल गफ्फार खां जी से भारत में सीमांत गांधी की उपाधि दी गई, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके तमाम बिहार के नेता आए और इसी जगह ब्रज किशोर बाबू ने गांधी जी का विरोध किया था कि मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए ताकि अंग्रेज यहाँ से जाएं। और पूर्ण स्वराज की वकालत करने वाला ये तख्ती है जहाँ की महात्मा गांधी ने इस बात को स्वीकार किया था कि स्वतंत्रता मिलेगी, अंग्रेज कुछ न कुछ पेच फंसा के चले जाएंगे, लेकिन मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। ब्रज किशोर बाबू ने जब प्रस्ताव दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल, सीमांत गांधी ने दिया, मजलुल हक साहब ने दिया, तब जाके गांधी जी ने उस चीज़ को स्वीकार किया कि नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। यहाँ के बाद जैसे आपने बताया कि 1927 में आए हुए थे, यहाँ से गांधी जी कहाँ आगे बढ़े थे? क्योंकि उस समय तो जब 27 की बात आप करते हैं तो उस समय तो देश गुलाम था, अंग्रेजी शासन थी। यहाँ से गांधी जी कहाँ निकले थे? यहाँ से गांधी जी सीधे मैरवा निकले। झरही नदी का जो किनारा है, उस समय अंग्रेजों की दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ गांधी जी ने जो वहाँ आम सभा किया, 1.25 लाख लोग किसान जुटे थे, इसलिए कि यह इलाका जो है नील की खेती होती थी, नीलों की कोठी अंग्रेजों की होती थी। उसका गवाह आज भी जमापुर का मठिया है जहाँ नील उत्पादित की जाती थी, तितिरा है, मैरवा का कबीरपुर है, कीलपुर मठिया है, नौतन का जगदीशपुर कोठी है। ये सारे अंग्रेजों की नील की खेती करने वाले जमात के लोग थे। तब गांधी जी ने यहाँ असहयोग आंदोलन के क्रम में ये बात स्वीकारी थी और इसके बाद वो गए थे मैरवा, झरही के किनारे, और वहाँ पर 1 से 1.25 लाख किसानों ने
कहा कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन नील की खेती से मुझे बताइए, क्योंकि दोहरी उनसे टैक्स ली जाती थी। जमीन की तो टैक्स ली जाती थी, लेकिन नील की खेती फ्री में करा के उससे जो कुछ अवैध सामानें उत्पादित होती थी, वो सारा चीज चला जाता था ब्रिटेन, चला जाता था। इसलिए किसानों ने बड़ी जम के इसकी विरोध की थी। चलिए, आपने देखा कि किस तरह से महात्मा भाई बता रहे थे कि 1927 में जब देश गुलाम था, अंग्रेजी शासन था, और उस समय कुछ देश के जवानों को जो देश की चिंता करते थे, चिंतक हुआ करते थे, उन्हें लगा कि नहीं, इस गुलामी से हमें आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहिए। और उसी क्रम में बापू ने ये बागडोर संभाली थी। और बापू 1927 में जीरादेई पहुंचे थे राजेंद्र बाबू के पास, और राजेंद्र बाबू के इसी मकान में 2 दिनों तक प्रवास किया था। यहाँ पे रणनीतियाँ बनी थी। जिस तरह से विस्तार से महात्मा भाई ने बताया कि ये पूरा इलाका जो था, ये नील की खेती होती थी, और उसको लेकर के अंग्रेज यहाँ आसपास पूरे जमे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद हौसले बुलंद थे उन रणबांकुरों का, और वो सारे लोग, कई लोगों का नाम उन्होंने लिया, बहुत सारे नाम उन्हें याद नहीं भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, ब्रजकिशोर बाबू से लेकर के मौलाना मजरुल हक, राजेंद्र बाबू, और भी कई नाम लिया, वो सारे लोग यहाँ पे बैठ करके एक रणनीति बनती थी कि किस तरह से हम अपने जो भारत माता है उसे अंग्रेजों की चुंगल से बाहर निकाल सके। और उन्हें सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए थी, उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए था, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले महात्मा भाई ने कहा था। स्वराज मिला, आज़ादी भी मिली, लेकिन ये आज़ादी, शायद इस पे टिप्पणी करना अभी उचित समय नहीं है, चूँकि हम देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मभूमि में खड़े हैं। आज कम से कम राजनीति की बातें ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जाते जाते हम जरूर महात्मा भाई से पूछेंगे कि वो गुलामी ठीक थी या फिर ये आज़ादी। हम आपको ले चलेंगे इसी तरह से। ये पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा मकान, ये पुराना मकान है, ये राजेंद्र बाबू का जन्म स्थान है। इसके पीछे वो आंगन मौजूद है, वो कमरा मौजूद है जिसमें राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था, और वो आंगन जहां राजेंद्र बाबू की किलकारियां गूंजी थी। लॉन्ग शॉट नहीं बना। आप देखिए कि हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस मकान में जो उनका जन्म स्थान होने का गौरव प्राप्त है। इस मकान को आप देखिए कि ये पुराना मकान है, ये बरामदा है उस मकान का, और इसकी चारों तरफ कमरे हैं, पुराने कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं सब। उस समय इतने ही बड़े कमरे हुआ करते थे, और कोई भी मकान अगर बनता था तो उस मकान के बीचों बीच एक बड़ा सा आंगन भी हुआ करता था। ये आप देखिए कि कितना आज जो मकान बन रहा है शायद वो इस तरीके से नहीं बनता है। ये सब कमरे हैं, और अब हम पहुंच चुके हैं उस कमरे के आगे, जिस कमरे में देश के प्रथम राष्ट्रपति और सिवान के गौरव राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। कमरे में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये कमरा आज भी, उस कमरे के सामने हम खड़े हैं जिसमें
राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज उस डेयरी पे हम खड़े हैं। और इसी तरह हम आपको दिखाएंगे कि ये कमरा, यहाँ राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था और इसके बाद से राजेंद्र बाबू का जो बचपन है वो चले। इस आंगन में, इस आंगन को देखिए, ये आंगन इतना बड़ा आंगन है, ये बड़ा आंगन है और इसमें तुलसी माता का वो पौधा भी है जो उस समय शायद राजेंद्र बाबू की माता जी होंगी, उनके और पूर्वज होंगे, ये उस समय का है, ये इधर का नहीं है। आज भी ये अपनी कहानी खुद कह रहा है और हमारे साथ इस आंगन के बारे में बताने के लिए महात्मा भाई मौजूद हैं। यहाँ महात्मा भाई, यहाँ हम महात्मा भाई से बात करेंगे कि आज हम उस ऐतिहासिक मकान में हैं जिसमें राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था। वो कमरा सामने मौजूद है और ये आंगन, बहुत कुछ आपने सुना होगा राजेंद्र बाबू के बारे में, उनका बचपन यहाँ पे कैसे कटा। मकान जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ये कहानी कह रहा है कि राजेंद्र बाबू का परिवार संपन्न परिवार था। उस समय अगर अंग्रेजों के ज़माने में इतनी बड़ी कोठी और इतना बढ़िया स्ट्रक्चर, इतना बड़ा आंगन मिला, तो इसका मतलब कि उस समय परिवार उनका अच्छा परिवार था। आपने एक रेखा खींच दी है कि संपन्न परिवार के थे। राजेंद्र बाबू के पिताजी मुंशी महादेव सहाय यहाँ से करीब 22 किलोमीटर की दूरी पर हथुआ स्टेट है जी जी, जहाँ के वो दीवान थे, मुंशी थे। और मुंशी थे और उनको लगा कि भाई हथुआ स्टेट के दीवान महेंद्र बाबू, मुंशी महादेव सहाय जी हैं, तो उनके घर को कुछ तो अपने हथुआ के महल के जैसा डिजाइन देना चाहिए। तब उन्होंने एक स्वरूप खींचा। राजेंद्र बाबू के पिताजी या दादाजी? पिताजी मुंशी महादेव सहाय। और तब यह मकान बना। राजेंद्र बाबू का न इसमें गरवा लगा है, न ईंटा लगा है। उनके पैतृक आवास में ही उनकी जन्मस्थली को आपने देखा। मैं भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ वो जगह पर जब मैं जाता हूँ कि धन्य है जीरादेई जिसने राजेंद्र जैसे आदमी को जन्म दिया। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेजों के ज़माने में लड़ाई लड़ते वक्त राजेंद्र बाबू, छायावाद के 4 लोग थे, भाई कैलाश जी, उसमें एक प्रसाद थे जिन्होंने स्पष्ट लिखा था कि किन द्रौपदियों के बाल खुले हैं, किन किन कलियों का अंत हुआ, हृदय खोल चित्तौड़ यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। ये ललक थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इससे अभाव समझ सकते हैं। आपके यहाँ एक कलेक्टर सिंह केसरी हुए, आरा जिला के कौना के रहने वाले थे। देश की आज़ादी मिलने के बाद जब पहला अभिवादन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद पर हुआ और पटना जब हुआ है, तो उन्होंने लिखा अपने कलम से, वो अभी तक माने 15 साल पहले तक सिलेबस में पढ़ाई जा रही थी, बिहार की सरकार ने हटा दिया। लालू चालीसा आ गया, नीतीश जी का जिंदगी आ गया, नरेंद्र मोदी जी का जिंदगी आ गया, लेकिन अपनी विरासत को हम लेकिन बिहार की धरती जीरादेई जिसको नमन करता है, इस पर कलेक्टर सिंह केसरी ने लिखा था साहब कि तू आंख फाड़ के देख रहा, यह तो निपट गांव गवई पर शीश झुका है बिहार का वृंदावन जीरादेई। जीरादेई वो चीज है जिसकी कल्पना कवि ने वृंदावन से की थी, कृष्ण से की थी,
आज जीरा देने की कल्पना। महात्मा भाई, ये इतना बड़ा आंगन जी। है और जब राजेंद्र बाबू जब छोटे बच्चे रहा होंगे, कई कहानियां आप सुनते होंगे। एक आध कहानी थोड़ा हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि कम से कम सिवान के लोग, जो नई पीढ़ी हमारी है, वो तो राजेंद्र बाबू को समझ सके उनका बचपन यहाँ पे कैसे बीता। देखिए, उनको पढ़ाने के लिए यहाँ दो तरह के शिक्षक होते थे, मौलवी होते थे और पंडित जी होते थे। पुराने लोगों के कथनानुसार उनके पुरोहित महाराज थे जमापुर गांव के, जिनकी देख रेख में परशुराम मिश्र के पिताजी और मौलवी एक थे जो सिवान से आते थे, हथुआ स्टेट ने भेजा था, और एक विश्वनाथ पंडित जी थे शहुली के, जो आगे स्कूल है वहाँ के हेडमास्टर थे, यहीं रहते थे और कभी कभी बड़े गर्व से कहते थे कि विद्यार्थी की पहचान और उसकी शिक्षा जो है वह उसके बाल्यकाल में ही मिल जाता है कि यह विद्यार्थी होना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को मैंने सुना है उन लोगों के मुंह से। और राजेंद्र बाबू, कच्ची सड़कें थीं, जब 7वीं उन्होंने किया और 7वीं के बाद जब वो गए हथुआ पढ़ने के लिए, 7वीं मिडिल स्कूल होता था, तो वहाँ गए तो उनकी बहन भी जाती थी और राजेंद्र बाबू बैलगाड़ी की, टमटम की सवारी से हथुआ पढ़ने जाते थे। उस समय तो गाड़ी घोड़ा भी नहीं हुआ करता था, और वहाँ से वही बैलगाड़ी से, बग्घी से, इसलिए कि हथुआ स्टेट के पिताजी दीवान थे ना, तो वहाँ से आते थे। तो मेरी माँ की कुछ अन्य पूर्वज जो सहेली थी, तो रुकते थे तो दौरी में चिवड़ा, मीठा, बतासा दे के उन भाई बहन को पानी पिलाते थे लोग, कि बाबू के घर के हैं, क्योंकि पिताजी चर्चित थे, मध्यम वर्गीय किसान थे और इस इलाके में उनको 100 से बीघे से ज़्यादा ज़मीन थी, लेकिन लैंडलॉर्ड नहीं थे। तो हथुआ स्टेट ने दिया था। आप देखते हैं माझा पंचायत है जहाँ की 95 एकड़ ज़मीन हथुआ स्टेट ने दान दे दिया। राजेंद्र बाबू को गिफ्ट में मिली है ज़मीनें, यहाँ भी मिली है जो हथुआ स्टेट का था। चलिए, आपने देखा कि हम राजेंद्र बाबू को आज उनको समझने और पहचानने के लिए आज जीरादेई में मौजूद हैं, और जीरादेई में आकर के हमें बहुत सारी बातें पता चली। इस गौरवमयी इस कमरे के सामने खड़े होने का गौरव प्राप्त हुआ जहां राजेंद्र बाबू का जन्म हुआ था, उस कमरे में। और इस आंगन में, ये जो आंगन आप देख रहे हैं, इसी आंगन में ये राजेंद्र बाबू का बचपन बीता, वो इसी में खेले कूदे और आज इस आंगन में खड़े होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से महात्मा भाई ने बताया कि उनके पिताजी हथुआ राज्य के मुंशी हुआ करते थे, और चूँकि वो उनका राजघराने में आना जाना था और वहाँ के जो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर हुआ करते थे, उसको देख करके उसी तर्ज पे, उतना बड़ा तो राजमहल नहीं, लेकिन उसी तर्ज पे इस घर का निर्माण भी करवाया था। हम आपको दिखाएंगे कि जब हथुआ महाराज से हमारी बातचीत हो रही थी, आज जब हथुआ स्टेट की बात आई तो ये हमें भी याद आया कि हथुआ महाराज से जो मृगेंद्र प्रताप शाही हैं, आज के हथुआ स्टेट के महाराज हैं, वो जीवित हैं। उनके साथ जब हम लोगों एक बार मौका मिला उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके उनका इंटरव्यू करने का, तो उन्होंने कहा था कि राजेंद्र बाबू हम लोगों के बहुत बड़े ये हैं, मार्गदर्शक हैं। उनके साथ कई यादगारों को उन्होंने शेयर किया था, वो हम आपको दिखाएंगे कि राजेंद्र बाबू को लेकर के जो हथुआ राज के मालिक हैं, जो राजा हैं, उन्होंने क्या क्या कहा था, वो हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। लेकिन आज राजेंद्र बाबू को समझने के लिए जब हम ये जीरादेई की धरती पे आए,
तो हमें लगा कि शायद कहीं ना कहीं आज भी उपेक्षित है जीरादेई। और हमारे जितने राजनेता हैं अगर ठान लें कि हमें जीरादेई को आनंद भवन बनाना है, पोरबंदर का वो सिंबल बनाना है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो ऐसा नहीं है कि हमारा ये जीरादेई अपनी पहचान हासिल नहीं कर पाए। वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो भी आए थे यहाँ पे और उन्होंने भी इसकी आधारशिला रखी कि हम बिहार के मानचित्र में जीरादेई को उस तरीके से सजाएंगे कि जब किसी भी देश के किसी कोने से लोग अगर जीरादेई को जानने समझने का प्रयास करेंगे तो वो जीरादेई जरूर आएंगे। और जीरादेई जब आएंगे, जीरादेई को देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह से ये जन्मभूमि, ये मिट्टी, ये वो मिट्टी है जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जन्म दिया है। तो इस मिट्टी को सर से लगाएंगे और उसके बाद शायद इस पल को जब वो इस मिट्टी को चूमेंगे, सर माथे पे लगाएंगे, शायद जिंदगी में कभी भुला ना पाएंगे। लेकिन शायद ये क्या पता ये सपना पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम जैसे बहुत सारे पत्रकार यहाँ पे आते हैं, हम लोगों का प्रयास यही होता है कि जीरादेई को उसका मान सम्मान मिल जाए। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, नए तेवर नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बबुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर जेपी बाबू। मोबाइल नंबर 9136161326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी। लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर।